नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमिता। बुलेटिन की शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों की हिंसक झड़प के बाद शीर्ष सैन्य अधिकारियों की हुई मैराथन बैठक। भारत ने सीमा पर चीन से अप्रैल वाली स्थिति बहाल करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में शिरकत करने पहुंचे रूस। भारत रूस रक्षा और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से होगी चर्चा। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत चीन और रूस के बीच हो रही त्रिपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्री चीनी और रूसी विदेश मंत्री के साथ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं बात। उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा के आयोजन को दी अनुमति। कहा, स्वास्थ्य के मुद्दे से कोई समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय से रथ यात्रा की जाए आयोजित। मुख्यमंत्री ने की कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा। कहा, कोरोना टेस्टिंग का राज्य भर में चलाया जाए वृहद अभियान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति निरंतर धीमी होने पर जताई खुशी। और मुख्यमंत्री ने महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के हित में लिया बड़ा निर्णय। स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षाओं को अगली कक्षा में दिया जाएगा प्रवेश। गत वर्ष या सेमेस्टर के अंकों के आधार पर होगा मूल्यांकन। और अब समाचार विस्तार से। लद्दाख की गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तनाव कम करने के लिए भारत चीन की सेना के बीच फिर अहम बैठक हुई। ये बैठक चीनी सेना के आग्रह पर सोमवार को बुलाई गई थी। ये बैठक दोनों देशों के बीच करीब 11 घंटे चली। कोर कमांडर स्तर की ये बैठक चीन की तरफ मोल्डो क्षेत्र में हुई। ये बैठक गलवान घाटी में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद बने तनाव को कम करने के लिए हुई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को एक बार फिर बैठक हो सकती है। जानकारी के मुताबिक चीन और भारत के बीच LAC पर कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई। इस बातचीत के दौरान भारत ने चीन से LAC से सैनिकों की वापसी के लिए समय सीमा मांगी है। इसके साथ ही फिंगर फोर समेत 2 मई से पहले की स्थिति और तैनाती को बनाए रखने के लिए कहा। सोमवार को दोनों देशों की सेनाओं के बीच सुबह 11 बजे से ही बैठक चल रही थी, जो देर रात जाकर खत्म हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की रूस यात्रा पर सोमवार की शाम मॉस्को पहुंचे। रक्षा मंत्री भारत रूस रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के तरीकों पर बातचीत करेंगे। वो मॉस्को में 75वें विजय दिवस परेड में भी शामिल होंगे। इस दौरान वो रूस के उच्च सैन्य अधिकारियों के साथ वार्ता करेंगे। माना जा रहा है कि वो उन्हें लद्दाख में वर्तमान स्थितियों की जानकारी देंगे। साथ ही वो द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत की जीत के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य सैन्य परेड में भी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री की रूस यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब लद्दाख में चीन के साथ भारत का गतिरोध बरकरार है। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री रूसी अधिकारियों के सामने वायुसेना के सुखोई Su-30, MKI और MiG-29, भारतीय नौसेना के MiG-29 के, सेना के T-90 टैंक और किलो लार्स पनडुब्बियों के उपकरणों की जल्द डिलीवरी का मुद्दा उठाएंगे। रक्षा मंत्री रूसी अधिकारियों के साथ दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने को लेकर भी कई बैठकें करेंगे। वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भी जल्द करने का अनुरोध करेंगे। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों का सम्मिलित 75 सदस्यीय एक दस्ता परेड में हिस्सा लेने पहले ही मॉस्को पहुंच चुका है। रक्षा मंत्री की रूस यात्रा ऐसे समय में हो रही जब लद्दाख में चीन के साथ भारत का गतिरोध बरकरार है। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 4 महीने तक यात्रा पर लगे प्रतिबंध के बाद किसी वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री की यह पहली विदेश यात्रा है। मॉस्को रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, 3 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को रवाना हो रहा हूं। ये यात्रा भारत रूस रक्षा और सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए बातचीत का अवसर देगी। मुझे मॉस्को में 75वीं विजय दिवस परेड में भी शामिल होना है। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत, चीन और रूस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता की जा रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चीनी और रूसी समकक्षों के साथ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं।
गलवान घाटी की घटना के बाद भारत और चीन के विदेश मंत्री पहली बार आमने सामने हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस त्रिपक्षीय बैठक की मेजबानी करेंगे। रूस चाहता है कि दोनों देश अपने सीमा विवाद को बातचीत से सुलझाएं। ये बातचीत तब होनी है जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार से रूस के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। एक वरिष्ठ राजनयिक ने बताया है कि ये तीनों देशों को एक साथ आने का बेहतरीन अवसर है। तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक में 7,200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर बनाने की भी बात हो सकती है। इस कॉरिडोर से भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया यूरोप से जुड़ सकेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने का आह्वान किया। जावड़ेकर ने सोमवार को कान फेस्टिवल के लिए भारत के पैवेलियन का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस अवसर पर पहली बार भारत के पैवेलियन में 2 फिल्मों को भी दिखाया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में फिल्मों के बाजार को बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकारों को अधिक से अधिक योगदान देने के लिए आगे आना चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए उद्घाटन में मंगलवार को जाने माने हिंदी और मराठी फिल्मों के कलाकार और कथाकार अनंत महादेवन की लिखी उषा और जाधव अभिनीत की गई फिल्म माईघाट त्रसईम नंबर 103/2005 दिखाई जाएगी। ये फिल्म एक मां की उसके बेटे को इंसाफ दिलाने की कहानी है, जिसे केरल में पुलिस की ज्यादतियों का शिकार होना पड़ा था। इसके अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली गुजराती फिल्म हिल्लोरे भी होगी। कोरोना संक्रमण के कारण कान फिल्म फेस्टिवल जो पहले मई में होना था, लेकिन अब ये 3 जून से 23 जून तक हो रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना ने विश्व की व्यवस्थाओं को बदल कर रख दिया है। यह पहली बार है जब किसी फिल्म समारोह को आभासी तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों आभासी कार्यक्रमों का ऐसा दौर शुरू हो गया है कि अब ये वास्तविकता बनते जा रहे हैं। इस बार भारत की 2 फिल्में जा रही है, गुजराती एलेरो और मराठी फिल्म माईघाट। So both these films will also bring success to India, and I am very sure, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का प्रदर्शन और मार्केटिंग बिजनेस ये भी इस बार अच्छा रहेगा। Next year is going to be a very special year, sir, particularly because 2nd May 2021 will be the centenary of the legendary Satyajit Ray. He was born on 2nd May 1921, and next year is the centenary. And together with FICCI, with all the filmmakers, I think we will plan a big event at Cannes so that we can showcase. We can have a perspective of Satyajit Ray along with showcasing the Indian cinema. Their assistant PLC chairperson Prasoon Joshi, actor Kangana Ranaut and director Madhur Bhandakar also shared their view during the virtual event. I think it is very necessary for our storytelling, our thoughts, our culture, which reflects everywhere across the globe, and it is very necessary. और अभी हम फोन पर बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से, क्योंकि हमें अभी खबर मिली है कि भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर अस्वस्थ हैं। उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए फोन पर हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता आदित्य। जी बिल्कुल प्रमिता जी, आज चूंकि जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और उस बलिदान दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यालय में अगर बात की जाए तो वहां पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े आला नेता हैं वो वहां पर इकट्ठे हुए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पर मौजूद थे और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद थे और तमाम संगठन के लोग इस दौरान वहां पर मौजूद थे। और उसी बीच भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी वहां पर मौजूद थी। उस कार्यक्रम में चूंकि लंबे समय के बाद वो भोपाल में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी और उस दौरान जब ये पूरा तमाम नेता अपनी अपनी बात रख रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लेकर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, उसी बीच अचानक से चक्कर आया साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को और वो गिर गई। हालांकि वो बहुत देर तक
खड़ी हुई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि इतनी देर तक वो खड़ी नहीं हो पाती है, लेकिन उस कार्यक्रम के दौरान चूंकि वो काफी देर तक खड़ी रही, इस वजह से उनको चक्कर आया और वो गिर गई, जिसके बाद अचानक अफरा तफरी मच गई वहां पर और उनको तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। लेकिन ये हमें जानना जरूरी होगा कि इस वक्त चूंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तबीयत पहले से ही नासाज है, वो बहुत अच्छी फिलहाल उनकी स्थिति नहीं बताई जा रही है। लंबे समय उनका इलाज भी पिछले दिनों दिल्ली के एम्स में चल रहा था और ऐसे में बहुत समय के बाद वो भोपाल पिछले कुछ दिन पहले ही आई हैं और पूरे लॉकडाउन के दौरान वो दिल्ली में मौजूद थी। उनका कहना था कि चूंकि लॉकडाउन लग गया था और वो वहीं पे फंस गई थी और उसके बाद जब वो भोपाल पहुंची और भोपाल पहुंचने के बाद जैसे ही आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस का कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में था, वो वहां पहुंची और वहां पर उनको चक्कर आया और वो गिर गई। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है, खतरे से बाहर है उनकी स्थिति, लेकिन अस्पताल में उनका इलाज लगातार जारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की अनुमति दे दी है, जिसके बाद आज पुरी में जगन्नाथ यात्रा एहतियातों के साथ निकाली जा रही है। न्यायालय ने कहा कि वो रीति रिवाज का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकता और इसलिए इस मुद्दे से कैसे निपटा जाए, ये राज्य सरकार, केंद्र और मंदिर प्रबंधन पर छोड़ा जाता है। न्यायालय ने कहा कि स्वास्थ्य के मुद्दे से कोई समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय से रथ यात्रा आयोजित की जाए। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हालात बेकाबू होने पर ओडिशा सरकार यात्रा या संबंधित समारोह को रोक सकती है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने 18 जून को कहा था कि ये जनता के स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा के हित में है कि इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण पूरी रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को राज्य सरकार ने सूचना दी थी कि रथ यात्रा के दौरान चीजों को सुगम बनाने के लिए मंदिर प्रबंधन और केंद्र के साथ समन्वय किया जाएगा। इस पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और A.S. बोपन्ना भी शामिल हैं। पीठ को केंद्र ने सूचना दी कि नागरिकों के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना और राज्य तथा मंदिर न्यास के साथ समन्वय से रथ यात्रा आयोजित की जा सकती है। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या 2,37,196 हो गई है। स्वस्थ होने वालों की दर भी बढ़कर करीब 56% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,440 लोग ठीक हुए हैं। कुल 1,74,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 14,821 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमित रोगियों की संख्या 4,25,000 हो गई है। एक दिन में 445 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 13,699 हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 175 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 6 की मृत्यु हो गई है। राज्य में अब कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12,078 हो गया है। पिछले 24 घंटे में भोपाल में 23, इंदौर में 44, नीमच में 11, मुरैना में 11 और जबलपुर में 12 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 9,200 से अधिक लोग कोरोना को मात देकर अपने घरों को लौट चुके हैं। अब इंदौर में कोरोना अपडेट। इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार इंदौर जिले में 54 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि नेगेटिव की संख्या 1,528 है। कल 1,588 सैंपल टेस्ट किए गए थे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MP शर्मा ने बताया कि अब तक इंदौर जिले में 74,389 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से अब तक 4,427 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में कोरोना के संक्रमण की वजह से अब तक 203 लोगों की जानें जा चुकी है। पूर्व में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उपचार से स्वस्थ होने पर कल 43 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं अब तक इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होने पर 3,278 लोगों को विभिन्न हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई। जिले में अब 946 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर से 4,311 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। इंदौर जिले का रिकवरी रेट 74.04% हो गया है और डेथ रेट 4.58% है।
मंगलवार को भोपाल में कोरोना के संक्रमण के 37 नए मरीज मिले, जबकि 37 नए मरीज मिलने के बाद इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। ये सभी शहर के रामखेड़ा, मुगलिया, लामाखेड़ा, ऐशबाग, जहांगीराबाद, शाहजहानाबाद, आचार्य नगर और कल्याण नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन सभी 37 कोरोना पॉजिटिव को मिलाकर अब शहर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2550 को पार कर गई है। अब तक इस संक्रमण से भोपाल में 85 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राहत की बात यह है कि शहर में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। अभी भोपाल में एक्टिव केस जहां करीब 2360 के करीब है, तो वहीं ठीक होने वालों की संख्या 9250 के करीब पहुंच गई है। आज सुबह भी केवल चिरायु हॉस्पिटल से ही 26 व्यक्ति कोरोना संक्रमण को पराजित करके अपने अपने घर पहुंचे। बात करें यदि छिंदवाड़ा जिले की, तो छिंदवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में दिन पर दिन इजाफा हो रहा है। सोमवार को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिले में एक साथ 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि जबलपुर से आई जांच रिपोर्ट में 11 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 10 लोग हर्रई के संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे, तो वहीं एक व्यक्ति सौसर के क्वारंटाइन सेंटर में था। कोरोना पॉजिटिव पाए गए प्रवासी मजदूरों में से 7 लोग केरल, 2 दिल्ली, 1 खंडवा से आया था। वहीं सौसर में क्वारंटाइन सेंटर में पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए थे जो चेन्नई से आए थे। जिले में अब तक कुल 43 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो चुके हैं। इनमें से 21 मरीज ठीक हो चुके हैं और 2 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो चुकी है। फिलहाल जिले में 20 एक्टिव केस हैं। कोरोना के पेशेंट आए हैं, इनमें से 10 हर्रई में हैं और 1 सौंसर में है। जो 10 हर्रई में हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है जब से ये आए हैं तब से ही। उन 10 में से 7 केरला से आए हैं, 2 दिल्ली से आए हैं और 1 खंडवा से आए हैं। 1 पेशेंट सौंसर के हैं, 11वें जो पेशेंट हैं वो चेन्नई से आए हैं, उनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है। सारे लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखे गए हैं जब से आए हैं तब से ही। ये बाहर के लोग हैं, छिंदवाड़ा के जो लोग में रहने वाले लोग हैं उनमें से नहीं हैं। ये छिंदवाड़ा के निवासी हैं पर ये बाहर के जिलों से आए हैं और इनको जब से आए हैं तब से संबंधित क्षेत्र के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में इनको क्वारंटाइन रखा गया था और इनकी सैंपलिंग की गई थी। जो रिपोर्ट आई है उसमें ये पॉजिटिव हैं। इनको जिला अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है और इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री वगैरह तलाशी जा रही है। यद्यपि ये सारे लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में थे, ये अपने घरों में नहीं गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग का जिलेवार बृहद अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में सघन सर्वे कर एक कोरोना मरीज की पहचान की जाएगी। प्रदेश में कोरोना के संक्रमण की गति निरंतर धीमी हो रही है, अब हमें इसे पूरी तरह समाप्त करना है। मुख्यमंत्री मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की डबलिंग रेट 50 दिन हो गई है, जबकि देश की स्थिति 19.6 दिन है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश का रिकवरी रेट 76.3% है। प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के एक्टिव प्रकरणों की संख्या 2342 रह गई है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोरोना मॉनिटरिंग के लिए बनाए गए वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी अपने प्रभार के जिलों का दौरा करें और वहां की व्यवस्थाएं देखें। हमें कोरोना संक्रमण को हर हालत में रोकना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। फर्स्ट कॉन्टैक्ट की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से की जाए। नीमच जिले की समीक्षा के दौरान सीएम ने कहा कि जावत में और ध्यान दिया जाने की जरूरत है। प्रदेश के दतिया जिला कोरोना मुक्त हो गया है। जिले में फिलहाल कोरोना का कोई भी मरीज नहीं है। जिले में कोविड-19 को रोकने के लिए कड़ाई से नियमों का पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का नागरिकों के द्वारा सतर्कता से उपयोग किया जा रहा है। वहीं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते जिले में सभी कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं। जिले में कोरोना के कुल 21 संक्रमित मरीज मिले, जिनमें से 1 मरीज की मृत्यु हो गई थी। वहीं 20 मरीज स्वस्थ होने के बाद एक्टिव केस 0 हो गया है। दतिया में कुल 250 सैंपल लिए गए थे, इनमें से 228 मरीज नेगेटिव आए थे।
कोरोना संकट के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। अब स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा दिए उनके गत वर्ष अथवा सेमेस्टर के अंकों और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को पूर्व वर्षों सेमेस्टर्स में से सर्वाधिक अंक प्राप्त परीक्षा परिणाम को प्राप्तांक मानकर अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर और सुधार चाहते हैं, उनके पास परीक्षा देने का विकल्प भी रहेगा। वे आगामी घोषित तिथि पर ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मंत्रालय में कोरोना के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संचालन और शालाओं के प्रारंभ करने के संबंध में बैठक ले रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में शालाओं को खोलने के संबंध में 31 जुलाई को समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा। 12वीं कक्षा के ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश 12वीं की परीक्षा नहीं दे पाए, उनके लिए एक बार फिर परीक्षा आयोजित होगी। मुख्य प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा ने बताया कि अगले हफ्ते से बच्चों को किताबों का वितरण कराने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीबों एवं निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली दिलवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कोरोना काल में सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दे रही है। प्रदेश के लगभग 95 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 623 करोड़ रुपए का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भोपाल से वेब लिंकिंग के माध्यम से प्रदेश के 10 लाख से अधिक घरेलू कृषि उद्योग बिजली उपभोक्ताओं को संबोधित किया। साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुछ उपभोक्ताओं से बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मार्च 2020 के ऐसे उपभोक्ता जो संबल योजना में शामिल हैं, जिनके बिल अप्रैल माह में 100 रुपए तक आए थे, उन उपभोक्ताओं को आगामी 3 माहों में 100 रुपए तक बिल आने पर 50 रुपए ही बिल का भुगतान करना होगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगभग 30,68,000 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे तथा लगभग 46 करोड़ रुपए की राशि का लाभ उपभोक्ताओं को मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ऐसे उपभोक्ता जिन्हें माह अप्रैल में 100 रुपए का बिल आया था, किंतु माह मई, जून एवं जुलाई में 100 से 400 रुपए का मध्य बिल आया है, तो मात्र 100 रुपए ही बिल का भुगतान करना होगा। इस तरह लगभग 56 लाख उपभोक्ताओं को लगभग 255 करोड़ रुपए की राहत उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसे उपभोक्ता जिनका बिल अप्रैल माह में 100 से 400 रुपए के मध्य आया था और माह मई, जून में एवं जुलाई में 400 रुपए से अधिक आता है, तो ऐसे उपभोक्ताओं को बिल की आधी राशि का भुगतान करना होगा। शेष राशि के भुगतान के संबंध में बिलों की जांच कराने के उपरांत आगामी निर्णय लिया जाएगा। इसमें से लगभग 183 करोड़ रुपए का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लॉकडाउन के समय में जब आप सभी लोग अपने घरों में थे, तब हमारे बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने लगातार बिना रुके आपके घरों में बिजली सप्लाई चालू रखी। आंधी बारिश के समय भी सभी विद्युत कर्मी आपकी सेवा में तत्पर हैं। वाकई ये हमारे कोरोना योद्धा हैं। इनका कार्य प्रशंसनीय है। इस वित्त वर्ष यानी नवंबर माह तक कुल 62 लाख नई नौकरियों का सृजन हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ये दावा किया है। ईपीएफओ द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है कि सिर्फ नवंबर के महीने में ही औपचारिक क्षेत्र में 11,62,000 लोगों को नौकरियां मिली। एक साल पहले के मुकाबले इसमें बढ़त हुई। वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 61,12,000 नौकरियों का सृजन हुआ।
जबकि इस वित्त वर्ष में नवंबर तक ही 62,38,000 लोगों को नौकरियां मिल चुकी है, यानी पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें अच्छी बढ़त हुई है। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और डीडी न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल को अब दूरदर्शन का प्रभार दिया गया है। वे अब दूरदर्शन के सभी चैनलों के प्रमुख होंगे। अपने बेहतर प्रबंधन और कार्यकुशलता से डीडी न्यूज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले भारतीय सूचना सेवा के इस अधिकारी पर अब दूरदर्शन को एक बेहतर मुकाम दिलाने का दारोमदार रहेगा। वहीं भारतीय सूचना सेवा की एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी इरा जोशी को आकाशवाणी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इरा जोशी आकाशवाणी के समाचार प्रभाग के महानिदेशक के तौर पर काम कर रही हैं। सूचना सेवा के इन दोनों को ही वरिष्ठ अधिकारियों को नए पदभार मिलने पर भारतीय सूचना सेवा ने इन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय सूचना सेवा अधिकारियों के संघ ने नई नियुक्तियों को लेकर सरकार का भी आभार जताया है। संघ ने उम्मीद जताई है कि इन अधिकारियों के अनुभव से आकाशवाणी और दूरदर्शन निश्चित ही लाभान्वित होंगे और कामयाबी की नई इबारत लिखेंगे। नरसिंहपुर जिले में कोरोना के इस दौर में समाज सेवा के अनुपम उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान गरीब और अभावग्रस्त लोगों की सेवा में लगे ऐसे ही समाज सेवियों पर देखिए ये रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से निपटने के लिए जहां एक ओर केंद्र की मोदी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाई जा सके, तो वहीं देश के कोरोना योद्धा भी इस जंग में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही एक कोरोना योद्धा नरसिंहपुर जिले के समाजसेवी मुकेश बासेड़िया हैं। मुकेश जिले की सुदूर पहाड़ियों में बसे आदिवासी परिवारों तक कभी मोटरसाइकिल, तो कभी पैदल, तो कभी घोड़ों पर राशन सामग्री, मास्क, साबुन, मच्छरदानी, ORS के पाउच सहित अन्य जीवन उपयोगी सामग्री निःशुल्क पहुंचाने में जुटे हुए हैं। मुकेश अब तक जिले के 28 से भी अधिक पहाड़ी इलाकों में जाकर हजारों परिवारों को राशन सामग्री, मास्क, साबुन इत्यादि मुहैया करा चुके हैं। भारत सरकार ने जैसे ही कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन किया तो उस समय अधिकांश परिवारों को राशन की दिक्कत आई। उस समय से अनेक समाजसेवी संगठनों ने और भारत सरकार ने यथासंभव सबकी मदद करने का प्रयास किया। उसी तारतम्य में हम लोगों ने स्वयं के खर्चे पर संपूर्ण लॉकडाउन में वनांचल के जो ग्राम थे, दूरस्थ जंगलों के जो ग्राम थे, जिन ग्रामों में 4 व्हीलर का जाना संभव नहीं है, मोटरसाइकिल से जाना संभव नहीं है, पैदल चढ़ाई के गांव में पथरीली नुकीली नदियों को क्रॉस करके हम लोगों ने उन 28 ग्रामों में, जिसमें सलेठी, पीपला, मल्फी, बिचला, बैरवन, सांवरी, भावरी, गंदौर, तलैया, पटकना, बड़ा गांव, सेसा डाबर आदि 28 वन ग्रामों में हमने कभी मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से में बांधकर, कभी सिर पर रखकर, तो कभी घोड़ों के द्वारा हमने वहां पर राशन पहुंचाया। मुकेश प्रत्येक परिवार को सोशल डिस्टेंस का पाठ भी पढ़ा रहे हैं और कोरोना के संकट से कैसे निपटा जाए इसके उपाय भी बता रहे हैं। मुकेश के इन प्रयासों का स्थानीय प्रशासन भी तारीफ कर रहा है। प्रशासन ने मुकेश को इस काम के लिए एक प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया है। उन्होंने अपने छात्र छात्राओं के सहयोग से ऐसे आदिवासी गांव जो बड़े दुर्गम हैं और पहुंचबीन में हैं, उनके लिए अपने कोरोना जागरूकता के लिए सबसे पहले वो वहां गए और साथ ही जो आदिवासी वहां से लॉकडाउन की स्थिति के कारण से निकट के बाजार में नहीं आ सकते थे, मार्केट में उनके लिए पहुंच नहीं सकते थे, जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनको उन्होंने सैनिटाइजर, मास्क, ORS के घोल और सारी खाद्यान्न सामग्री जो कि जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है, वो उन्होंने इन गाँव में पहुँचाए हैं। गोटाडोरी आदिवासी क्षेत्र के लगभग 28 ग्रामों में खाद्य सामग्री, जो भी भोज से संबंधित सामग्री होती है, पूरे 28 गाँव में वितरण किया है। उनके इस कार्य की पूरे क्षेत्र में जहाँ तहाँ सराहना की जा रही है। कोरोना के संकट काल में ऐसे कोरोना योद्धा यदि अपनी भूमिका निभाते रहेंगे
तो कोरोना की जंग जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। नरसिंहपुर से पंकज गुप्ता के इनपुट के साथ डीडी न्यूज भोपाल। दर्शकों, व्हाट्सएप और एक अन्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया गया है कि DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की वेबसाइट को हैक कर लिया गया है। जब PIB फैक्ट चेक टीम ने इस मैसेज के संबंध में खोजबीन की तो पता चला कि ये मैसेज पूरी तरह झूठा है। फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल में जांचा कि DPIIT की वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है और हैक नहीं हुई है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि सोशल मीडिया या अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म की भ्रामक, अपुष्ट और तथ्यहीन खबरों पर कतई भरोसा ना करें। आप ट्विटर पर PIB फैक्ट चेक पेज को लाइक करके वहां से मिलने वाली जानकारी के जरिए भी इस तरह की अपुष्ट खबरों या अफवाहों से सचेत रह सकते हैं। रीवा संभाग से हाल ही में स्थानांतरित होकर मध्य प्रदेश शासन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सचिव के पद पर पदस्थ हुए डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव को ऑर्डर ऑफ मेरिट नेशनल स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर भार्गव को ये सम्मान उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता, उत्कृष्ट प्रबंधकीय दक्षता, मैदानी स्तर पर सतत प्रभावी भ्रमण, निरीक्षण, समन्वय, संवाद, कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान और लॉकडाउन के नियमों के सख्ती से पालन में सकारात्मक मार्गदर्शन के लिए जूम वेबिनार समारोह में ऑनलाइन प्रदान किया गया। स्कॉच अवार्ड निजी क्षेत्र का प्रशासकीय नेतृत्व योजना क्रियान्वयन में नवाचार तथा उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाने वाला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। कोरोना संकट में उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि रीवा संभाग को कोरोना संकट और कोरोना संक्रमण के बाद उपचार, क्वारंटाइन एवं जांच व्यवस्था में सफलता के लिए ये सम्मान मिला है। लॉकडाउन के तीसरे चरण तक संभाग में कोरोना से एक भी व्यक्ति संक्रमित नहीं था। संभाग के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मियों, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की मेहनत और लगन से ये सफलता प्राप्त हुई है। कोरोना संक्रमितों की जांच तथा उपचार में स्वास्थ्य विभाग ने बेहतरीन कार्य किया है। कोरोना संकट काल में गरीबों और असहाय तक पका भोजन एवं खाद्यान्न पहुंचाने में खाद्य विभाग ने स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से सराहनीय कार्य किया। डॉक्टर भार्गव के अनुसार संभाग में कोरोना संकट के कारण 2 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर विभिन्न साधनों से लौटकर घर आए, जिन्हें जिले में प्रवेश के समय ही स्वास्थ्य की जांच, भोजन, पानी तथा ठहरने की व्यवस्था की गई। इन्हें विशेष वाहनों से इनके घर तक पहुंचाया गया। इस कार्य में ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय निकायों, राजस्व अधिकारियों और परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रवासी मजदूरों को मनरेगा योजना और अन्य योजनाओं से रोजगार का भी अवसर दिया जा रहा है। नगरीय निकायों ने साफ सफाई और सार्वजनिक स्थलों को सैनिटाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोरोना योद्धाओं और कर्मवीरों के साथ टीम भावना से कार्य करने आम जनता, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पुलिसकर्मियों, सफाई कामगारों, नगरीय निकाय और पंचायत के अधिकारियों ने धैर्य, साहस और संकल्प के साथ कार्य करके इसे संभव बनाया। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि स्कॉच अवार्ड रीवा संभाग की जागरूक जनता, अधिकारियों, कर्मचारियों के परिश्रम, स्वयंसेवी संस्थाओं और दिन रात सजग रहने वाले प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साथियों के सहयोग का परिणाम है। संभाग के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संकट के समय अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। स्कॉच अवार्ड संभाग की जनता और अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और जागरूक मीडिया का सम्मान है। कोरोना वायरस लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है, हमें और अधिक सतर्कता से इसे लड़ना है। डॉक्टर भार्गव ने नेशनल स्कॉच अवार्ड विंध्य की आम जनता को समर्पित किया है। राजधानी में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मंगलवार सुबह से ही बारिश से शहर का मौसम बदल गया। वहीं 6 अन्य संभाग शहडोल, रीवा, मंडला, बालाघाट, होशंगाबाद, उज्जैन के जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के नजदीक बने एक चक्रवाती परिसंचरण और द्रोणिकाओं के असर से मानसून आगे बढ़ रहा है।
अगले 24 से 48 घंटे में उत्तरी हिस्से में मानसूनी गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है। सोमवार को प्रदेश में कहीं कहीं तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में रीवा, शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, सागर, उज्जैन और भोपाल जिले में कुछ स्थानों और इंदौर, ग्वालियर और चंबल संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मंडला, बालाघाट सहित कुछ अन्य जिलों में भारी बारिश हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा था कि उन्हें भ्रामक खबरें फैलाने की जगह चीन को जवाब देना चाहिए। जेपी नड्डा ने मनमोहन सिंह के इस बयान पर जवाब देते हुए कहा कि आप उसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसमें चीन को भारतीय जमीन सरेंडर की थी। मध्य प्रदेश के 15वीं विधानसभा का 5 दिवसीय पावत सत्र सोमवार दिनांक 20 जुलाई 2020 से आरंभ होकर शुक्रवार 24 जुलाई 2020 तक आहूत किया गया है। राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमोदित तदाशय की अधिसूचना विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी कर दी गई। विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री AP सिंह के अनुसार इस 5 दिवसीय सत्र में सदन की कुल 5 बैठकें होंगी जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय विधि विषयक एवं वित्तीय कार्य संपादित किए जाएंगे। इस सत्र हेतु विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधेयकों की सूचनाएं 24 जून तक तथा अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 9 जुलाई तक प्राप्त की जाएंगी, जबकि स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण तथा नियम 267 के अधीन दी जाने वाली सूचनाएं विधानसभा सचिवालय में दिनांक 14 जुलाई से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जाएंगी। उल्लेखनीय है कि 15वीं विधानसभा का ये 7वां सत्र होगा। महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता में मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सर्वसम्मति से पारित हो गया। जबलपुर कलेक्टर भरत यादव ने प्रेस ब्रीफिंग करते हुए जिले में कोरोना की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने टिड्डी दल से बचाव के लिए उठाए गए प्रशासनिक कदमों की भी जानकारी दी। ब्रीफिंग हम लोग कर रहे हैं। आज अभी तक 175 सैंपल भेजे गए, मुख्य सैंपल 175 भेजे गए, पूल सैंपल 50 भेजे गए, अभी तक 250 पूल सैंपल भेजे गए। आज कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के स्टाफ के पूल सैंपल लिए गए हैं। आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपल 10,836 हैं, जिसमें पूल सैंपल शामिल नहीं है। विगत 24 घंटे में स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए व्यक्ति 10 हैं। आज दिनांक तक कुल डिस्चार्ज व्यक्ति 289। 24 घंटे में संक्रमित पाए गए व्यक्ति 9, बचे हुए एक्टिव केस 58। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्ति 361। आज दिनांक तक कुल मृत मरीजों की संख्या 14, कुल सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 139, कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र। आज 2 कंटेनमेंट क्षेत्र हट गए हैं। एक बिलोनीगंज गोविंद वल्लभ पंत वार्ड नंबर 26, इसमें छोटा फुआरा, मिलोनीगंज चौक, घोड़ा नक्कास का एरिया था, और ग्राम पंचायत बरगी का वार्ड नंबर 7 जो एक कंटेनमेंट था। ये 2 कंटेनमेंट आज हट गए। एक नया कंटेनमेंट बना है नेपियर टाउन, बाराट रोड, स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड नंबर 33। ये 426 मकान नंबर नेपियर टाउन एवं आसपास का प्रभावित क्षेत्र, ये नया कंटेनमेंट बना है। तो कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 13, कुल सस्पेक्टेड व्यक्ति 139, संस्थागत क्वारंटीन 465, होम क्वारंटीन 3666। आज कई क्षेत्रों में टिड्डी दल रहा, छोटे छोटे समूहों में, पाटन में, पनागर में, सहपुरा के कुछ एरिया में, कुंडम में। वहाँ लगातार कृषि, राजस्व और किसान भाइयों की टीम उन पे कार्रवाई कर रही है। हमारे जिले में उड़द, मूंग की अधिकांश फसल कट गई है, लेकिन सब्जी की फसल है, इसलिए लगातार एहतियात और सावधानी टिड्डी दल से बरती जा रही है।
आज राजस्व अधिकारियों की बैठक ली गई बीसी के माध्यम से, जिसमें उनको सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, सीएम हेल्पलाइन, कोर्ट केस, पीएम किसान, कोरोना से संबंधित नए निर्देश, फीवर क्लिनिक और लगातार मॉनिटरिंग, इनके निर्देश दिए गए। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग की मीटिंग ली गई। अभी जो एक मृत्यु हुई महिला की, उसमें ये निकल के आया कि स्वास्थ्य विभाग का मैदानी अमला रेगुलर हाई रिस्क लोगों से नहीं मिल रहा है। कम से कम सप्ताह में 2 दिन वो हाई रिस्क लोगों की मॉनिटरिंग करें, लगातार उनको निगरानी में रखें। प्राइवेट हॉस्पिटल्स से जो अपेक्षित है वो वहाँ से अपेक्षित सहयोग हो, प्रोटोकॉल के अनुसार वहाँ पे फीवर क्लिनिक चलें, आइसोलेशन की व्यवस्था हो, और अगर कोई संदिग्ध या केस आता है, कोई संदिग्ध मरीज आता है, तो उसकी सैंपलिंग के लिए वो तत्काल विक्टोरिया में सूचना दें और टीम जाके उनकी सैंपलिंग ले, और पॉजिटिव आने पे प्रोटोकॉल अनुसार उनकी शिफ्टिंग हो विक्टोरिया या मेडिकल कॉलेज। लेकिन ये सारी प्रोसेस में कहीं भी इलाज में कोई कोताही नहीं हो, इलाज लगातार व्यक्ति का जारी रहे, मरीज का जारी रहे। इस संदर्भ में पूल सैंपलिंग कैसे कराना है, फीवर क्लिनिक में सारे प्रोटोकॉल का पालन कैसे होना है, इन सब विषयों पे आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक ली गई। हमें लगातार सतर्क रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। हमें रोको टोको अभियान लगातार चलाने की ज़रूरत है। हम लोग लगातार जुर्माना लगा रहे हैं मास्क नहीं पहनने पे और सही मास्क नहीं पहनने पे, 2 गज की दूरी नहीं बनाने पे। आप सब लोग भी इसमें जागरूक रहिए, क्योंकि एक पॉजिटिव केस आने पे पूरा एरिया प्रभावित होता है। जो चीज़ें खुल गई हैं वो बंद हो जाती हैं। नए कंटेनमेंट बनने से सराफा और कई जगह बाजार फिर से बंद हो गया, कुछ सीमित बाजार। तो ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए हमें लगातार सतर्क रहना है। कोरोना लगातार है और अब ज़्यादा हमें वो प्रभावित, संक्रमित कर सकता है, क्योंकि सभी चीज़ें खुल गई हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, हमारा सतर्कता हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, जिम्मेदारी पूर्वक कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आप इसी तरह से जिम्मेदारी से सभी सहयोग करें। धन्यवाद। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि वंदे भारत अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा 2.75 लाख से ज्यादा विदेशों में फंसे लोगों को अपने देश लाया गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान में सैकड़ों उड़ानों के जरिए सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते लगाए गए लॉकडाउन में फंसे लोगों को निकाला। Conducted close to 588 flights, or rather 588 flights, maybe more. They've carried 940 tons of cargo, essentially COVID-19 related reagents, enzymes, medical equipment, testing kits, PPEs, masks, gloves, medicines and other accessories and cargo, which the states and the union territories required. Lifeline Udan has also brought in about nearly 2,000 tons, 1,928 tons to be exact, of medical supplies from foreign countries to India. We have the Air India family bringing back 109,000. We have our private carriers and other private carriers of other nationalities bringing back another 100,000 plus, 143,000. So the total evacuation out, which has come, people already brought back, stranded Indians in distress, is close to 275,000. दर्शकों, आपको बताना चाहते हैं कि दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। आप YouTube में मध्य प्रदेश न्यूज़ दूरदर्शन पर जाकर समाचारों की लाइव स्ट्रीमिंग दोपहर 2 बजे, शाम 4 बजे और 6 बजे उर्दू बुलेटिन शाम 6:30 पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आप DD न्यूज़ मध्य प्रदेश के हिंदी और उर्दू समाचारों के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, DD न्यूज़ MP1 पर, इंस्टाग्राम एवं टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं।
और अब 5 मिनट में 15 खबरें। लद्दाख की गलवान घाटी में हुई भारतीय चीन सैनिकों की हिंसक झड़प के बाद पहली बार दोनों पक्षों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की हुई मैराथन बैठक। भारत ने सीमा पर चीन से अप्रैल वाली स्थिति बहाल करने को कहा। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत, चीन और रूस के बीच हो रही त्रिपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चीनी और रूसी समकक्षों के साथ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं बात। गलवान घाटी की घटना के बाद भारत और चीन के विदेश मंत्री पहली बार हो रहे हैं आमने सामने। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कान फिल्म फेस्टिवल के लिए भारत के पैवेलियन के लिए किया वर्चुअल उद्घाटन। प्रकाश जावड़ेकर ने विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने का किया आह्वान। पहली बार भारत के पैवेलियन में 2 फिल्मों को किया जाएगा प्रदर्शित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में शिरकत के लिए 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे रूस। मॉस्को यात्रा के दौरान भारत रूस रक्षा और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से होगी चर्चा। प्रदेश में सोमवार को पिछले 24 घंटों में मिले 175 नए संक्रमितों के बाद कोरोना पॉजिटिव की संख्या पहुंची 12,000 के पार। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा हुआ 521। एक्टिव केसेस की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या ज्यादा। मुख्यमंत्री ने की कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा। कहा, कोरोना टेस्टिंग का राज्य भर में चलाया जाए वृहद अभियान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति निरंतर धीमी होने पर जताई खुशी। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के हित में लिया बड़ा निर्णय। स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में दिया जाएगा प्रवेश। गत वर्ष या सेमेस्टर के अंकों के आधार पर होगा मूल्यांकन। कोरोना संक्रमण के बीच अनेक जिलों में कोरोना सर्वाइवर के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी। प्रदेश के कई जिलों में कोरोना सर्वाइवर की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिले पूरी तरह कोरोना मुक्त। प्रशासनिक अमले और चिकित्सकों का जताया कोरोना सर्वाइवर ने आभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 जून को रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को करेंगे संबोधित। इस संबंध में प्रधानमंत्री ने लोगों से मांगे सुझाव। पीएम ने ट्वीट कर कहा, इस महीने 28 तारीख को होगी मन की बात। उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के आयोजन को दी अनुमति। कहा, स्वास्थ्य के मुद्दे से कोई समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय से रथ यात्रा की जाए आयोजित। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए मास्क प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग, सार्वजनिक जगह पर न थूकने जैसे नियमों के उल्लंघन पर की जा रही सख्त कार्रवाई। सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न लगाने पर वसूला जा रहा है जुर्माना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना को राज्य में मिल रहा है अच्छा प्रतिसाद। श्रमिकों में इस अभियान के शुरू होने से जागी एक उम्मीद की किरण। अपने गृहग्राम में ही मिल सकेगा रोजगार। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का 5 दिवसीय पावस सत्र सोमवार दिनांक 20 जुलाई 2020 से आरंभ होकर शुक्रवार 24 जुलाई 2020 तक किया जाएगा आहूत। विधानसभा सचिवालय में अशासकीय विधायकों की सूचनाएं 24 जून तक तथा अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं 9 जुलाई तक की जाएंगी प्राप्त। मुख्यमंत्री ने 10 लाख से अधिक घरेलू, कृषि, उद्योग, बिजली उपभोक्ताओं को किया संबोधित। कहा कि एवं निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली दिलवाने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। कोरोना काल में सरकार बिजली उपभोक्ताओं को दे रही है बड़ी राहत। और भोपाल संभाग सहित राज्य के कई हिस्सों में मानसून की सक्रियता से हो रही अच्छी बारिश। अगले कुछ दिनों तक राज्य में कहीं कहीं दिन में तेज धूप और दोपहर बाद बारिश का यूं ही देखा जाएगा सिलसिला। और जैसा कि आपने 5-15 में सुना कि पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी हो चुका है और झमाझम बारिश हो रही है।
कैसा होगा मौसम का रुख और उसके साथ ही हम कितने प्रभावित हो सकते हैं इस मौसम से। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से। आदित्य बस कुछ ही पलों में हमारे साथ फोन पर होंगे, लेकिन बारिश का यदि ये सिलसिला जारी है तो बारिश के साथ ही साथ हमें अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे समय पर सर्दी जुकाम होना बहुत लाजमी है। और सर्दी जुकाम यदि हो रहा है तो कहीं ना कहीं डर है कि हम कोरोना से संक्रमित ना हो जाए। तो उसके लिए कुछ जो मूलभूत बातें हैं, जो बेसिक बातें हैं, वो हमें ध्यान रखनी है। अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। कहीं भी यदि आप जाते हैं और जहां पानी और साबुन की व्यवस्था नहीं है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, सार्वजनिक जगहों पर थूकें ना। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है, जो आपकी इंटरनल इम्यूनिटी है, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसे आप मजबूत रखें। बारिश के मौसम में हम बहुत सारी चीज़ें खाने की इच्छा करते हैं, खास तौर पर तली हुई चीज़ें जो हमारे आंतरिक स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। तो ऐसे में हमें अच्छा जूस लेना है, गर्म पदार्थ लेने हैं, जैसे चाय है या दूध है, इस तरह की चीज़ें। और हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, बताइए क्या है मौसम का हाल और आने वाला समय और कैसा होगा? देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था, वो अगर भारी बारिश की अगर बात की जाए तो रीवा, सतना, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, सागर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर, ये तमाम वो जिले हैं जहाँ के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। और खासकर अगर मैं उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग की अगर जिलों की बात करूं तो यहाँ पर कहीं कहीं गरज चमक के साथ बिजली की संभावना भी, बिजली चमकने की संभावना भी जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि जिस तरीके से ये पूरा मौसम बदल रहा है और मानसून धीरे धीरे पूरे प्रदेश में सक्रिय हो रहा है, उसका जो प्रमुख आंकड़े हैं वो दरअसल अभी फिलहाल ये बता रहे हैं कि कटनी के बरही 11 के आसपास की अगर बात किया तो तमाम जो आज नदी नाले हैं वो उफान पर चल रहे हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश के पूरे खासकर इंदौर संभाग की बात की जाए तो उसके साथ साथ भोपाल संभाग के अधिकांश हिस्सों में और उज्जैन संभाग के कुछ हिस्सों में अब पूरी तरीके से आ चुका है, जिसका उत्तरी सीमा अहमदाबाद, शाजापुर और फतेहपुर से होकर गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से इसके आसपास के जो जिले हैं कहीं ना कहीं पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रीवा, जबलपुर, शहडोल और होशंगाबाद संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर प्रमुखता सागर और भोपाल संभागों के भी कई जिलों में बारिश देखी गई है और बारिश की संभावना भी जताई गई है। लेकिन खासतौर से अगर आंकड़ों पर अगर गौर करने हम जाए तो आंकड़े दरअसल ये बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा जो बारिश हुई है वो देखा जाए तो सीधी में 30.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, उज्जैन में 31 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, भोपाल की अगर बात करें तो 5.4 मिलीमीटर बारिश भोपाल में हुई है, सतना में 12 मिलीमीटर के ऊपर बारिश हुई है, पचमढ़ी 9 मिलीमीटर के ऊपर बारिश हुई है। तो तमाम वो इलाके हैं, उमरिया 39.9 मिलीमीटर बारिश उमरिया में दर्ज की गई है। ये तमाम वो जगहें हैं जहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो रही है। और अब मौसम विभाग का ये कहना है कि जिन इलाकों में अभी तक मानसून सक्रिय नहीं हुआ था, अब वहां पर भी धीरे धीरे मानसून अगले 1 से 2 दिन में पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा और जिन इलाके जो में अभी बारिश नहीं हुई है वो इलाके आने वाले दिनों में बारिश से सरबतर होते दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल आदित्य, मौसम अपना असर दिखा रहा है और जो प्रकृति का चक्र है वो चलता है, निश्चित है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम कोरोना काल से भी कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं और ऐसे समय में मुझे लगता है कि हमें अपना खास ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी भी हो गया है क्योंकि जिस तरीके से पूरा कोरोना का संकट चल रहा है और ऐसे में जब ये मौसम बदलता है, खासकर जब मानसून आता है उस दौरान बारिश जनक बीमारियां जो होती है, मौसम जनक बीमारियां जो होती है वो लगातार बढ़ती हैं। सर्दी, खांसी, बुखार के सिम्टम लोगों के अंदर धीरे धीरे बढ़ते हैं, गले में खराश की दिक्कतें आती हैं और एक चुनौती इस वक्त ये भी है कि चूंकि कोरोना चल रहा है उस कोरोना के सिम्टम भी कहीं ना कहीं दरअसल यही है। तो ये देखना बहुत जरूरी हो जा रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर किसी भी मौसम की बीमारी की वजह से अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो कोरोना है और अगर जरूरी नहीं है कि वो कोरोना ही हो,
लिहाजा सरकार ने फीवर क्लिनिक्स भी चालू कर दिए हैं और उन फीवर क्लिनिक्स के जरिए जो है अगर लगता है डॉक्टर्स को कि हाँ आवश्यकता है तो आगे इलाज की कोरोना को लेकर तो ही रिकमेंड किया जा रहा है, अन्यथा सलाह यही दी जा रही है कि पहले तो अपने घर में देखें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सिम्टम्स लगातार नजर आ रहे हैं तो फिर डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। लेकिन हम यही कहेंगे कि जरूरी नहीं है कि आपको अगर सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है तो ये हो सकता है कि मौसम बदलने की वजह से भी हो रहा हो और घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ अगर ये लंबे समय तक हो रहा है और बुखार आपको लंबे समय से आ रहा है तो ये जरूर डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि चिकित्सकों से सलाह लेने की आवश्यकता वहां पड़ जाती है। लेकिन मौसम का बदलाव अब धीरे धीरे जो हम ये कह सकते हैं कि देखने को मिलेगा। तमाम जो चिकित्सा का अमला है वो भी पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। जो भी मौसम जनित बीमारियां इन दिनों में होती हैं उसकी तमाम इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आदित्य आपने कि प्रशासन अपनी तरफ से तैयार है और हमें भी अपनी तरफ से तैयार रहना है और न सिर्फ कोरोना बल्कि इस समय में मलेरिया और डेंगू से भी हमें बच के रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य हमसे जुड़ने के लिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों की हिंसक झड़प के बाद शीर्ष सैन्य अधिकारियों की हुई मैराथन बैठक। भारत ने सीमा पर चीन से अप्रैल वाली स्थिति बहाल करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में आयोजित विजय दिवस परेड में शिरकत करने पहुंचे रूस। भारत रूस रक्षा और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से होगी चर्चा। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत चीन और रूस के बीच हो रही त्रिपक्षीय वार्ता। विदेश मंत्री चीनी और रूसी विदेश मंत्री के साथ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं बात। उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा के आयोजन को दी अनुमति। कहा स्वास्थ्य के मुद्दे से कोई समझौता किए बिना मंदिर समिति राज्य और केंद्र सरकार के समन्वय से रथ यात्रा की जाए आयोजित। मुख्यमंत्री ने की कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा। कहा कोरोना टेस्टिंग का राज्य भर में चलाया जाए बृहद अभियान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गति निरंतर धीमी होने पर जताई खुशी। और मुख्यमंत्री ने महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के हित में लिया बड़ा निर्णय। स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में दिया जाएगा प्रवेश। गत वर्ष या सेमेस्टर के अंकों के आधार पर होगा मूल्यांकन। बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन आप सब अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मौसम ने करवट ले ली है, अब बारिश का मौसम शुरू हो गया है, तो ऐसे समय में अपना ध्यान ज़रूर रखें। अपनी इंटरनल इम्यूनिटी यानी अपनी जो आंतरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसका विकास जरूर करें। उसके लिए योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें और साथ में अच्छा खाना खाएं। आप यदि दाल रोटी खाते हैं तो वो आपके लिए सबसे बेहतर होता है, क्योंकि बाकी की जो चीज़ें जो स्वादिष्ट होती हैं वो सुपाच्य नहीं होती हैं। तो इसलिए ध्यान रखें इस बात का कि अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप स्वस्थ हैं तो आप समृद्ध हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।